हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम फिजिक्स में अपने टारगेट 2021 वाले लेक्चर को आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग अपना सबसे पहला चैप्टर क्या कर चुके हैं, कंप्लीट, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम गॉस थ्योरम को शुरू करेंगे और गॉस थ्योरम से रिलेटेड पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग फटाफट चीज़ों को थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसमें हम लोग टू द पॉइंट चीज़ों के बारे में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हर डिटेल्स को भी ध्यान से समझते चलें, हर कंसेप्ट को अच्छे तरीके से देखते चलें। आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्या कर दें, प्रेस कर दें। तो गॉस थ्योरम हम लोग आज शुरू कर देखते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें समझनी हैं। देखिए, गॉस थ्योरम आपको थोड़ा क्लियरली तब समझ में आएगा जब आप पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को पहले विज़िट कर लें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर भी उन वीडियोस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि उन लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि आप किस तरीके से यहाँ कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि गॉस थ्योरम क्या है। और उससे पहले ज़रूरी है कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है तो क्यों है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों है ना। क्योंकि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि उसकी इम्पॉर्टेंस है क्या। तो देखिए, इसका इम्पॉर्टेंस आपको पिछले चैप्टर से रिलेट कर समझना है। देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने किसी चार्ज बॉडी के लिए प्लस क्यू कूलम का जैसे चार्ज है, एक चार्ज बॉडी है, इसकी वजह से हमने दूसरे चार्जेस पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हो तो इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस आर हो तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q नॉट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। कूलम फोर्स कहा जाता है इसको, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। तो ये यहाँ पर आप कैलकुलेट किए थे। उसके बाद किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि वो पर कूलम पर कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए पॉइंट P है तो ये डिस्टेंस अगर R हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर से। ठीक, तो ये सारे फार्मूले हमने कैलकुलेट किए हैं। डाइपोल हमने समझा था, डाइपोल कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये जो फार्मूले आपके सामने कोरिलेट कर आपको दिखाए गए थे, इनको आप पिछले चैप्टर में अच्छे से स्टडी अगर कर चुके होंगे तो एक बात आपने क्लियरली वहाँ पर देखा होगा कि चार्जेस हमेशा बहुत छोटे लिए जाते थे। मतलब हम सिर्फ पॉइंट चार्जेस को वहाँ कंसिडर करते थे, हम बहुत बड़े बड़े चार्जेस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, ज़रा समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक स्फेयर ले लूँ, ठीक है ना, और इस स्फेयर के अंदर चार्ज भर दूँ, तो फिर आप इसको एक पॉइंट चार्ज कंसिडर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप इसको अब इस तरीके से मान लीजिए, मैं कहूँ कि इसके सेंटर से यहाँ पर पॉइंट P है, R मीटर की डिस्टेंस पर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दीजिए। तो एक पॉइंट की वजह से, मतलब यहाँ की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो आपको अलग डिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ के लिए निकालेंगे तो अलग डिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा, हर पॉइंट के लिए डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ये फार्मूला आपके सामने लिखा गया है, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, बहुत बड़े चार्जेस के लिए अप्लाई नहीं हो पाता है। मान लीजिए एक लेंथ है आपके पास, रॉड है, उस रॉड के ऊपर आपने चार्ज दे दिया, तो अब अगर आप इससे R मीटर की डिस्टेंस पर क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इस पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डिस्टेंस ये यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ के वजह से अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्टेंस ये यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ के लिए ये वाला डिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा, इस लोअर पॉइंट के लिए आपको डिस्टेंस यहाँ वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलों को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप एक सही आंसर निकाल पाएंगे। तो ये टफ जॉब हो जाता है, क्योंकि हर पॉइंट के लिए डिस्टेंस अलग से मेज़र करें। और अगर आप खुद सोच कर देखें, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएँ कि वो पूरा ऊपर से नीचे तक 20 पॉइंट हैं और 20 का डिस्टेंस अलग अलग है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो इसे कैलकुलेट करने में ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी।
तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई एक नया जुगाड़ लगाना पड़ेगा जो हमें पॉइंट चार्जेस के अलावा कोई अलग चार्ज बॉडी सिस्टम हो, कोई अलग चार्ज अवेलेबल हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमको फॉर्मूले दे सके, है ना। ठीक, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना जनरेट होगा इसका वैल्यू हमें वो बता सके। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए आपको गॉस थ्योरम यूज़ करना चाहिए। मतलब अगर आप बहुत बड़े बॉडी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो गॉस थ्योरम आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक आप सिर्फ पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं। लेकिन गॉस थ्योरम पढ़ लेने के बाद आप कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी सिस्टम के कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे। ठीक, तो ये जरूरी है कि आप गॉस थ्योरम पढ़ें क्योंकि इसी को पढ़ने के बाद आप अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए क्या बता पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक, चलिए हम अगली चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और इस चैप्टर का सबसे पहला चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे और वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम सिर्फ फ्लक्स वर्ड को समझने की कोशिश कर लें कि फ्लक्स क्या होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक तो हम बाद में समझ लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन अभी हमें समझना है सिर्फ फ्लक्स, है ना। ठीक, तो देखिए फ्लक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी एक सरफेस एरिया से कोई अगर अमाउंट बाउंड होता है तो उस अमाउंट को हम लोग उस एरिया का फ्लक्स कहते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात कही गई। ठीक, तो एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए मेरे सामने एक दरवाज़ा है। ठीक, तो उस दरवाजे का कुछ ना कुछ लेंथ होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा, ब्रेथ होगा। मान लीजिए आपके पास ये दरवाज़ा यहाँ पर है और इस दरवाजे का कुछ ना कुछ आपके पास लेंथ अवेलेबल है और कुछ ना कुछ क्या अवेलेबल है, ब्रेथ। ये रहा आपका लेंथ और ये रहा ब्रेथ। ठीक है ना, तो इसके पास एरिया होगा। एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसके पास एक एरिया है और मान लीजिए कि इस एरिया से हर सेकंड 2 आदमी अंदर चले जाते हैं। ये कमरा बना हुआ है और दूसरी तरफ दरवाज़ा खुला हुआ है। हमें इससे मतलब नहीं कि वो अंदर रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं, मुझे बस ये काउंट करना है कि पर सेकंड यहाँ से कितने आदमी इस एरिया से होकर जाते हैं। तो यानी कि आप यहाँ पर खड़े थे और आपने यहाँ पर गिनना शुरू किया तो आपने देखा पर सेकंड 2 आदमी इस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। तो आप कहेंगे कि इस सरफेस एरिया से हर सेकंड 2 पर्सन बाउंड हो रहे हैं, तो इसका पर्सन वाला फ्लक्स यानी कि इस एरिया का पर्सन फ्लक्स क्या है, 2 पर्सन पर सेकंड, है ना। यानी कि इस एरिया ने हर सेकंड 2 पर्सन्स को अपने अंदर से जाने की इजाज़त दी है, 2 पर्सन्स को अपने अगल बगल से बाउंड कर रखा है, घेर कर रखा है। हर सेकंड यहाँ से 2 आदमी जा रहे हैं। मैं अगर कहूँ कि मैं फ्लक्स बढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर सेकंड पर्सन्स का फ्लक्स बढ़ने वाला है, तो मतलब अब यहाँ से 2 आदमी से ज़्यादा लोग दरवाजे के अंदर जाएंगे। मान लीजिए इस एरिया से आप 5 पर्सन पर सेकंड भेजने लगे तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर आप यहाँ से 10 आदमी को हर सेकंड अंदर भेजने लगे तो एरिया कितने लोगों को बाउंड कर रहा है, 10 लोगों को बाउंड कर रहा है। तो आप कहेंगे इस एरिया से आने जाने वाले लोगों का नंबर क्या है, 10 पर्सन है ना। यानी कि हर बार 10 आदमी इसके अंदर से चले जाते हैं। तो इस एरिया का पर्सन फ्लक्स क्या होगा, 10। इस एरिया का अगर मैं कहूँ कि पर्सन फ्लक्स 50 है तो आप क्या कहेंगे, इसका फ्लक्स क्या है, आप कहेंगे इसका फ्लक्स 50 पर्सन है। ठीक है ना। तो किसी भी एरिया द्वारा किसी अमाउंट को बाउंड करने की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। मतलब अपने मन में एक फिक्स कर लीजिए, फ्लक्स का मतलब होता है किसी एरिया से अमाउंट का बाउंड होना। मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, ग्लास का एक डायमीटर होगा, डायमीटर के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, एरिया होगा। डायमीटर से आप रेडियस निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर से उसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया। आप उससे वाटर डालते हैं, ठीक है ना। आपने देखा कि उस एरिया से जो पूरा का पूरा एरिया है उससे एक बार में जो पानी है 100 ml अंदर जा पाता है। तो आप कहेंगे कि उस एरिया का फ्लक्स है 100 ml, मतलब वाटर का फ्लक्स वहाँ क्या कहलाएगा, 100 ml कहलाएगा। तो कुल मिलाकर किसी भी जगह पर अगर आप एरिया से किसी अमाउंट को बाउंड करते हैं तो वो जो अमाउंट बाउंड हो रहा है, बाउंडेड अमाउंट ही उसका क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। ठीक, चलिए तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। हमने तो फ्लक्स का मतलब समझ लिया है। फ्लक्स का मतलब होता है किसी एरिया से किसी अमाउंट का बाउंड होना, फ्लक्स कहलाता है।
दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ सोचे ही मत, है ना। ठीक, किसी भी एरिया से कोई भी चीज़ अगर बाउंड हो रही है, किसी चीज़ का अमाउंट आ जा रहा है, तो आप उसको क्या कह देंगे, फ्लक्स कह देंगे। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होगा, देखिए मैंने कहा कि जैसे आप पर्सन का फ्लक्स निकालेंगे तो पर्सन को आना जाना पड़ेगा, है ना। वाटर का फ्लक्स निकालेंगे तो वाटर को एरिया से बाउंड होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक का फ्लक्स निकालेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एरिया से बाउंड करना पड़ेगा। तो कहीं पर भी अगर आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाता है तो इसका मतलब ये है कि किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाउंड हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। मान लीजिए ये एक एरिया मेरे सामने रखा था जिससे 5 फील्ड लाइंस आर पार होकर जा रहे थे। ठीक, ये इसके अंदर से होकर जा रहे हैं, ये फील्ड लाइंस इससे पार होते हुए इस एरिया से एंटर करते हुए दूसरी तरफ निकल जा रहे हैं। ठीक है ना, इसको पेनिट्रेट करते हुए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसका एरिया अगर क्या होगा, ए, तो हम कहेंगे किसी भी एरिया से बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर जो है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सीधा मतलब है किसी सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बाउंड हो जाना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। किसी भी चीज़ का फ्लक्स उस एरिया से बाउंडेड अमाउंट होता है। और अगर अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो पक्की बात है सरफेस का एरिया किसको बाउंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाउंड करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक, तो यानी कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through any surface area is known as electric flux। उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। ठीक, तो किसी भी सरफेस एरिया से बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लें एग्जाम्पल के लिए, कि यहाँ पर एक सरफेस एरिया से 50 फील्ड लाइंस जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं यहाँ से, और हमने कहा कि यहाँ से 50 फील्ड लाइंस पास हुए हैं। कितने, 50 फील्ड लाइंस। तो बताइए यहाँ का फ्लक्स क्या होगा, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होगा यहाँ पर 50। तो किसी भी सरफेस एरिया से बाउंडेड फील्ड लाइन का नंबर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ये एग्जाम्पल के फॉर्म में आप समझ कर रखिए। अब जरा हम देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फील्ड लाइन की वैल्यू किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक, यहाँ पर देखने की और समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि हम सबसे पहले देखें फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। देखिए, एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट्स फाइंड किए गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप यहाँ पर एक एरिया रख दें और इस एरिया से पहले फील्ड लाइन का नंबर क्या ले जाएं, 50, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। आपने यहाँ पर 50 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिया, और 50 न्यूटन पर कूलम की वजह से यहाँ से 3 फील्ड लाइन जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ का फ्लक्स कहलाएगा 50। अभी आप यूनिट पर मत जाइए, सिर्फ आप नंबर्स पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए 50 कहलाया। ठीक, 3 फील्ड लाइंस की वजह से 50 फ्लक्स हो गया। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो पक्की बात है यहाँ से फील्ड लाइन का नंबर भी क्या हो जाएगा, डबल। देखिए, एरिया से अब ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेट कर बाहर जाएंगे, और अगर अब ज़्यादा फील्ड लाइन जाएंगे तो उसका फ्लक्स भी क्या कहलाएगा, ज़्यादा कहलाएगा, 100 होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाएंगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर घटाएंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो आपको फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। ठीक, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया
तो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है जरा समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक कॉइल रख दिया, एक एरिया रख दिया। अब इससे देखो कितने लाइंस बाउंड हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो अभी हम यहाँ पर क्या कह दें, 4 कह दे रहे हैं। ये इस एरिया के लिए है, ये एरिया A1 है। अगर आप एरिया बड़ा ले लें तो एक बड़ा सरफेस एरिया ले लेते हैं और इस A2 सरफेस एरिया से देखिए अब कितने लाइन बाउंड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब कितना फ्लक्स आएगा आपका 8। आप सिंपली देख सकते हैं एरिया को अगर एक्सपांड कर दें तो आपका फ्लक्स का वैल्यू भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज, और एरिया को अगर छोटा कर दें तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और तीसरा चीज देखा गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के। कॉस थीटा क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए पहले जरा एक चीज़ और समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस एरिया, ठीक है ना, मेरे पास ये एक सरफेस एरिया है, ठीक है ना। ये सरफेस एरिया आपको एरिया वेक्टर के फॉर्म में यूज़ करना पड़ सकता है। तो किसी भी सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होता है, इसको समझने के लिए आपको सिंपली एक बात समझ कर रखनी है कि किसी भी सरफेस का सरफेस एरिया हमेशा उस सरफेस से 90 डिग्री पर होता है। आप चाहे उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले सकते हैं और चाहे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप हमेशा अपने तरफ के डायरेक्शन को लिया करिएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उस सरफेस एरिया के दोनों तरफ अवेलेबल होता है, नीचे की तरफ भी 90 डिग्री पर और ऊपर की तरफ भी 90 डिग्री पर। लेकिन आप हमेशा उस तरफ का यूज़ करिएगा जिस तरफ आप अवेलेबल हों, उसी तरफ के एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये थीटा जो है रखा गया है, ये आपका एंगल बिटवीन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच का। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया को हम यहां यूज करने वाले हैं। यह आपका है एरिया वेक्टर और हम इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं A। देखो A मीटर स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका क्या है, डायरेक्शन है। मान लीजिए किसी टाइम हम यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेकर जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले जाते हैं, लेकिन डायग्राम कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इससे बढ़िया बस एक फील्ड लाइन दिखाइए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, जैसे आप चाहें थोड़ा तो इसका एक प्लेन लाइन बना लें। तो देखो इसके प्लेन के एरिया वेक्टर कितने पर है, 90 डिग्री पर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे मान लीजिए थीटा डिग्री पर गुजर रहा है। तो यहाँ का फ्लक्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कॉस थीटा के। कैसे, जरा समझिएगा। मान लीजिए इस फील्ड लाइन को मैं पकड़कर ऐसे रोटेट कर सीधा कर दूं इसके डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो थीटा कितना हो जाएगा, देखिए पूरा, अगर आप इस फील्ड लाइन को सीधा कर दें, अभी ये फील्ड लाइन ऐसे है और आप इसको पकड़कर ऐसे सीधा करने जा रहे हैं, अगर ऐसा कर देंगे तो ये जो थीटा बना है ये एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री हो जाएगा तो cos 0 आप रखेंगे, यानी कि आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और cos में 1 से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। और आप खुद भी देख सकते हैं जब ये सीधा सीधा रहेगा तो सारे फील्ड लाइन इसके अंदर से पेनिट्रेट कर कर जरूर जाएंगे। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर कर 90 पर लेकर जाएं, तो 90 पर ले जाएंगे तो देखो क्या होगा, क्या कोई भी फील्ड लाइन इसके अंदर से जा पाएगा, इसके अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा, जवाब है नहीं। 90 डिग्री पर जो आएंगे एरिया वेक्टर के साथ, भाई एरिया वेक्टर ये रहा आपका, एरिया वेक्टर से 90 डिग्री ये कब बनाएगा, जब ऐसे हो जाए, तो ये आएगा और इसको पैरेलली ऐसे टच करता हुआ चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर से नहीं जाएगा। भाई मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे लेकर आते हैं, तो एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन क्या इस केस में कोई भी फील्ड लाइन इस एरिया से बाउंड होगा, जवाब है नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, और cos 90 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ जो एंगल यूज किया गया है वो क्या यूज किया गया है, सही, क्योंकि आपको जब एंगल 90 हो तो फ्लक्स 0 मिलना चाहिए, और जब एंगल 0 हो मतलब एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ
और फील्ड लाइन भी अंदर से कहाँ आ रहे हो, ऊपर की तरफ, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। एरिया वेक्टर भी ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऊपर, दोनों जब पैरेलल होंगे तो थीटा 0 लिया जाएगा और उसी कंडीशन में आपको फ्लक्स भी मैक्सिमम मिलता है। तो अगर आप एंगल्स पर ध्यान दें, साइन, कॉस या टैन में, तो कॉस ही एक ऐसा एंगल है जो सिचुएशन के साथ सबसे अच्छे से फिट बैठ सकता है, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पर होती है और मिनिमम वैल्यू आप कह सकते हो वो तो 180 पर होता है, लेकिन जीरो वैल्यू जो आपको चाहिए यहाँ पर वो 90 डिग्री पर अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर आप ये सिंपली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कॉस थीटा के सीधा सीधा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। आप कॉस थीटा के वैल्यू जिस तरीके से एडजस्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको वैसे मिल जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई ई। ये ग्रीक सिंबल फाई से डिनोट किया जाता है। फाई स्टैंड फॉर फ्लक्स, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन लोगों के प्रोपोर्शनल है, फाई ई प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से दिखाया जाता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। सरफेस एरिया को ए से दिखाया जाता है और उन दोनों एंगल्स के बीच के डिस्टेंस को या इन दोनों के डायरेक्शंस के बीच के एंगल को कॉस थीटा के फॉर्म में दिखाया गया है। आप सभी जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद क्या आता है, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट इंटू ई ए कॉस थीटा। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स के इक्वल 1, आपका के क्या होता है, 1 होता है। देयरफॉर फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा। ये आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से कुछ स्पेशल कंडीशंस पर भी ध्यान दे लीजिए। पहला सिचुएशन, इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल क्या होगा, ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, यानी कि वैल्यू आ जाएगा ई ए। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है, मैक्स वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैक्स वैल्यू उतना ही हो सकता है, 0 डिग्री पर आपको मिलेगा। सेकंड सिचुएशन, अगर आप थीटा 90 डिग्री ले लेते हैं, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। तो उस सिचुएशन में आपको देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या मिलेगा, तो ई ए कॉस 90 डिग्री। तो ई ए की वैल्यू आप क्या रखेंगे, तो ई ए तो जो भी हो, लेकिन कॉस 90 क्योंकि 0 होता है तो टोटल आंसर क्या आएगा, 0, यानी कि आपको फ्लक्स कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना। और तीसरा सिचुएशन, अगर आप थीटा की वैल्यू, थीटा जो है वो आप कितना लेते हैं, 180 डिग्री, तो उस सिचुएशन में आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, फाई इक्वल ई ए कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका -E। तो इस तरीके से आपको ये 3 स्पेशल सिचुएशन भी ध्यान रखने हैं। ठीक, अब आप ये भी समझ लीजिए कि कब आपको एंगल 0 लेना है, कब आपको एंगल 90 लेना है और कब आपको एंगल 180 लेना है। ठीक, चलिए अब आप इस कॉपी पर ध्यान दीजिएगा। इसका एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पर सोच कर रखिए, तभी आप क्लियरली समझ पाएंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक, चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर को आ रहे हैं, तो फील्ड लाइन के डायरेक्शन ऊपर है, एरिया वेक्टर भी ऊपर है ना। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सरफेस से 90 डिग्री पर ऊपर जाएगा तो एरिया के कहाँ जाएगा, पैरेलल, यानी कि थीटा आपको इस सिचुएशन में 0 ले लेना है जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। अब एक बात समझिए, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली बाउंड है ना। तो किसी सरफेस से परपेंडिकुलर बाउंड है तो मतलब एरिया वेक्टर से 0 डिग्री पर है, यानी कि आपको कंफ्यूज कैसे किया जा रहा, देखिए कह रहा है कि सरफेस से 90 डिग्री पर जा रहा, परपेंडिकुलर जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ एंगल 90 नहीं लेना है। परपेंडिकुलर सुनने के बाद आप थीटा 90 पुट करने लगे, क्योंकि अगर सरफेस के 90 डिग्री पर जा रहा है तो मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल जा रहा है। इस सिचुएशन में आपको थीटा क्या यूज करना है, 0 डिग्री यूज करना है। अगला स्टेप सुनिएगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के पैरेलल बाउंड है, तो सरफेस से पैरेलल जा रहा है, तो एरिया वेक्टर से, एरिया वेक्टर यहाँ है 90 डिग्री पर और सरफेस के पैरेलल जा रहा है, तो एरिया वेक्टर से कितना एंगल क्रिएट कर रहा होगा, तो एरिया वेक्टर से एंगल क्रिएट हो रहा होगा अब की बार 90 डिग्री। तो मतलब पैरेलल अगर सरफेस से
तो मतलब आपका एरिया वेक्टर से क्या होगा 90 डिग्री। ठीक, अगर एंटी पैरेलल कहता है या एंटी जब परपेंडिकुलर अगर डाउनवर्ड कह रहा है, जैसे परपेंडिकुलरली आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या लेंगे, एरिया वेक्टर क्योंकि ऊपर की तरफ है और आप यहाँ ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं तो एरिया वेक्टर तो ऊपर जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबकी नीचे जा रहे हैं, तो एरिया वेक्टर अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाउनवर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आपको एंगल 180 डिग्री यूज कर लेना है यहाँ पर, है ना। ठीक, अगर मान लीजिए कहता है 60 डिग्री पर बाउंड है तो एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगे 60 डिग्री पर, है ना। ठीक, मतलब अगर आप यहाँ दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए ये जो वायलेट कलर का चौक है ये आपका एरिया वेक्टर हो गया और ये जो पिंक कलर का चौक है ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया और दोनों के बीच का एंगल मान लो 60 डिग्री बन रहा है। अगर ऐसे कर दें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए सरफेस के पैरेलल है लेकिन आपके इस एरिया वेक्टर के क्या है 90 डिग्री पर है। अगर हम अपवर्ड ले आएँ, अपवर्ड ऊपर की तरफ आ रहा है तो देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है। अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या है, एंटी पैरेलल है, यानी कि आपको 180 डिग्री यूज़ करना है। ठीक, तो एंगल्स अच्छे से समझिएगा कि इस फॉर्मूले में आपको एंगल कैसे यूज़ करना है, ये कॉस थीटा का वैल्यूएशन। ठीक, चलिए इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग देख लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फार्मूला ध्यान रखिए, फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, सबसे पहली बात कि हम इसका यूनिट क्या लिखेंगे। ठीक, यूनिट और डायमेंशन देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल, फार्मूला आपके पास आ ही चुका है, ई ए कॉस थीटा। तो अगर आपके पास ई ए कॉस थीटा अवेलेबल है तो ई का यूनिट रखिए, ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। और एमकेएस सिस्टम में कॉस थीटा का यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम में यूज नहीं होता, रेडियन होता है, लेकिन वो एक सप्लीमेंट्री यूनिट है तो यहाँ यूज नहीं होगा, उसकी जगह 1 रख देंगे। तो यानी कि आपका यूनिट जो बनेगा वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है, यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, अगली बात हम लोग क्या निकाल लें, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल न्यूटन का डायमेंशन यानी कि फोर्स mlt माइनस इंटू मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर अपॉन कूलम, कूलम का डायमेंशन होता है 80। अब आप एडजस्ट कर लीजिए, देखिए L इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा आपका ml क्यूब और t की पावर ऊपर जाएगा -1, -2 और -1 हो जाएगा -3 और a की पावर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशन है वो क्या आ गया, ml क्यूब t की पावर -3 और a की पावर -1। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन के बाद आपको एक बात याद रखना है कि ये कैसी क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एन स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो आपके पास फार्मूला है फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा, ये स्केलर प्रोडक्ट को दिखाता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर कहीं पर ए बी कॉस थीटा लिखा है तो उसकी जगह पर आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ई ए कॉस थीटा लिखा है तो ई ए कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्योंकि ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पास भी डायरेक्शन होता है और किसके पास डायरेक्शन होता है, एरिया वेक्टर के पास भी। ठीक, तो इस तरीके से एरिया वेक्टर का जो आपका डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इनका डॉट प्रोडक्ट आपको क्या दिया करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया करेगा। ठीक, तो इसके एक और डेफिनेशन कई लोग बना लेते हैं। ठीक, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चाहे तो ये डेफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए फिर एक बात और आपको ध्यान देना है, आपने भी फॉर्मूला एक पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इंपॉर्टेंट बात है ये।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल ई ए कॉस थीटा, यही आपने पढ़ा है अभी। ई ए कॉस थीटा इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल सरफेसेस। ये सिर्फ सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए यूज होता है, जहाँ पर इस फॉर्मूले में कौन क्या है जरूर जान कर रखिए। वेयर फाई जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ए जो है वो है आपका सरफेस एरिया और थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो इस फॉर्मूले में जो जो लोग यूज हुए हैं, एक चीज़ और छूट रहा है अपने से, वो है ई, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी ध्यान रखिए कि इस फॉर्मूले में कौन किस चीज़ में रखा जाएगा और आपका मिलेगा किस में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में, एरिया को हमेशा मीटर स्क्वायर में रखिएगा और एंगल तो अपना थीटा में रखा जाएगा डिग्री में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम में हमेशा रखा जाएगा। ठीक, इससे आपको यूनिट चेंजेस नहीं करने हैं। अगर किसी और यूनिट में देकर रखा है तो कन्वर्ट कर यहीं लाइएगा, तभी इस फॉर्मूले में पुट करिएगा और आपको सही आंसर मिल पाएगा। ये पॉइंट समझना थोड़ा जरूरी है कि ये सिर्फ सिमेट्रिकल सरफेसेस पर क्यों लागू होता है और सिमेट्रिकल सरफेसेस पहली बात होते क्या हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम लोग इस एरिया का यूज़ करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अगर आपके पास ये एरिया है, इस एरिया के इस छोटे से कॉर्नर को अगर आपको दिख रहा हो, ये वाइट बॉक्स है ना, इस वाइट बॉक्स को मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसने कहा कि 10 न्यूटन पर कूलम का। जितना एरिया ये वाइट बॉक्स दिख रहा है उतना ही वाइट बॉक्स मैंने यहाँ काट लिया, ऐसे यहाँ नीचे की तरफ जितना सेम एरिया, उससे मैंने पूछा कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो उसने भी कहा 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक, मैंने इतना ही एरिया ऐसे वर्टिकल में काट लिया, मैंने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो उसने भी कहा 10 न्यूटन पर कूलम। देखिए, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम आ रही हो, मैं यहाँ उंगली रख रहा हूँ 10 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर भी 10 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर भी 10 न्यूटन पर कूलम, हर एक पॉइंट पर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, यानी कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी, तभी तक आप ये फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा। वरना आपको दूसरे फार्मूले के बारे में सोचना पड़ेगा। वेरिएबल सरफेसेस के लिए, नॉन सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। ये आपको क्लियर कट समझ कर रखना है। इस फार्मूले को आप तभी तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि आपके सरफेस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि वो सरफेस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिमेट्रिकल हो, उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। ठीक, अच्छा, अगर अलग अलग रहेगा तो क्या हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर दूसरा फार्मूला हमें सीखना पड़ेगा। अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला किस पर अप्लाई करना है? सिमेट्रिकल सरफेसेस पर। सिमेट्रिकल सरफेसेस के अलावा आप इसको दूसरे सरफेसेस पर, वेरिएबल सरफेसेस पर इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आपको आज के इस लेक्चर में इतनी चीज़ें सीख लेनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। कल के लेक्चर में हम लोग वेरिएबल सरफेसेस पर, नॉन सिमेट्रिकल सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखेंगे। और देखिए, कल के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसियन सरफेस और गॉस लॉ तक हम लोग कवर कर लेंगे। और एक लेक्चर और यूज़ करेंगे हम लोग, 1 या 2 लेक्चर। मान लीजिए कि ये चैप्टर 3 से 4 लेक्चर का हो सकता है, और इतने में आपका ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आपके 10 लेक्चर आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, उसमें हम लोगों ने थोड़ा उस लेक्चर को एक्सीड कर पढ़ा है, ताकि आप यहाँ वाले पॉइंट्स वहाँ क्लियरली समझ पाएँ। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, तभी आपको ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बुक में क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में अगला पार्ट कवर करेंगे। ठीक।